मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम विचार करेंगे एक अच्छे शिक्षित पुरुष जातक की कुंडली में, जिसने अपनी शिक्षा तो अच्छी प्राप्त की, लेकिन उसके औसतन उसको व्यवसाय में इतनी शिक्षा के अनुसार इतनी आमदनी प्राप्त नहीं हुई और उसका जीवन लड़खड़ा करके ही चल रहा है। क्या दोष हो सकते हैं उसके जीवन में? उसके जीवन में जो दोष हैं उनके ऊपर विचार करके हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। दर्शकों, लगन कोई भी हो, आपकी कुंडली किसी भी लगन की कुंडली हो, ये कुंडली के 4 केंद्र हैं। पहला भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, दसम भाव, ये 4 केंद्र माने गए हैं। और हमारे ज्योतिष के विद्वानों का ये मत रहा है, अगर इन चारों केंद्रों में कोई भी ग्रह ना हो तो ऐसा बताया गया है कि चाहे उस बालक ने इंद्र भगवान के घर में भी जन्म लिया है, वो दरिद्रता ही भुगतेगा, उसको दरिद्र ही रहना पड़ेगा, उसका जीवन संघर्ष में गुजरेगा। दूसरा, केंद्र सभी खाली हैं, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा, केंद्र योग। आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष में केंद्र योग एक दुर्भाग्य का प्रतीक है। केंद्र योग कैसे बनता है? आपका चंद्रमा कहीं पर भी हो, आपका चंद्रमा कहीं पर भी हो, चंद्रमा से द्वितीय भाव, जैसे मान लिया चंद्रमा यहां पर है, 9 भाव में है, तो 10वें भाव में भी ग्रह होना चाहिए और 8वें भाव में भी ग्रह होना चाहिए। मतलब चंद्रमा के आगे पीछे कोई भी ग्रह होना चाहिए, लेकिन उसमें सूर्य राहु केतु को मान्यता नहीं दी गई है। यानी चंद्र से आगे, चंद्र से पीछे, उसको ज्योतिष में बोला जाता है चंद्र से द्वादश भाव में और चंद्र से द्वितीय भाव में कोई भी ग्रह हो, चाहे पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हो, लेकिन सूर्य और राहु केतु की उसमें मान्यता नहीं है। बाकी ग्रहों में से आगे पीछे कोई ग्रह होना चाहिए। दूसरा, अगर चंद्रमा किसी भी भाव में है और उसकी किसी ग्रह के साथ युति है, वो भी सूर्य राहु केतु के लिए नहीं, दूसरे ग्रह की युति है, तो भी केंद्र योग नहीं होता। दूसरा, चंद्रमा बेशक अकेला हो, आगे पीछे कोई ग्रह ना हो, युति भी ना हो, केंद्र में कोई ग्रह होना चाहिए, तो केंद्र योग नहीं होता। अब जिस कुंडली का हम वर्णन करने जा रहे हैं, उसके केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा के आगे पीछे भी कोई ग्रह नहीं है और चंद्रमा के साथ युति भी नहीं है। केंद्र योग का वर्णन हमारे पराशर जी ने अपने 39 अध्याय में वर्णन किया है। ऐसा बताया गया है होरा शास्त्र में, पराशर होरा शास्त्र में ऐसा बताया गया है, मैं संक्षेप में बता दूं, ऐसा जातक विद्या बुद्धि से हीन होगा, निर्धन होगा। उसके साथ ही गर्ग मुनि जी ने बताया गया है कि ऐसा जातक हमेशा दरिद्र होगा और निंदनीय आचरण उसका होगा। जातक परिजात में सभी राजयोगों का नाश कर देता है। जिस कुंडली में केंद्र योग हो, वह योग ऐसा बोला गया है जातक परिजात में कि वो कुंडली में और बाकी शुभ जितने भी राजयोग हो उनका सफाया कर देता है, उनका उसको फल नहीं मिलता। ऐसा हमारे ज्योतिष के विद्वानों ने शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो केंद्र योग दुर्भाग्य का प्रतीक है। मैं इससे भी पहले कई कुंडली आई है, मैंने उसमें भी आपको बताता गया हूं कि केंद्र योग एक बहुत ही अशुभ दोष है। जिस कुंडली में हो उसकी विधिवत उसकी शांति करा लेने से अच्छा रहेगा, क्योंकि वह सभी
दोषों का सफाया, सभी योगों का सफाया कर देता है, चाहे कुछ भी याद हो। सभी केंद्र खाली हैं। दूसरा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। क्यों यहां पर कोई भी लगन हो, आपका कोई भी लगन होने दो, 12 राशि होती है तो 12 लगन बनते हैं, और उन 12 लगनों के 7 ग्रह स्वामी हैं, क्योंकि 12 राशियों का स्वामित्व हमारे 7 ग्रह करते हैं। सूर्य चंद्रमा एक एक राशि का है, बाकी 5 ग्रह 2-2 राशि के स्वामी हैं। प्रत्येक से 7 ग्रह कहीं ना कहीं उच्च के भी होते हैं, और जब उच्च का होता है तो उससे सप्तम भाव में, ये सप्तम राशि में ये नीच के भी होते हैं। हर एक ग्रह होता है। आपकी कुंडली में भी इसी तरह से होता है। लग्नेश नीच का हो सकता है, किसी की में ना हो और किसी की में हो। मान लिया यहां पर मेष लगन है, यहां पर एक जो लिखा है वो मेष राशि है, और चतुर्थ भाव कर्क राशि को स्थान मिलता है, तो मंगल चतुर्थ भाव में नीच राशि हो जाता है, उसी को कहा जाता है नीच लग्नेश। इसी तरह से ये किसी किसी कुंडली में नीच स्थिति बन जाती है, सभी में नहीं होती। साधारण तौर पर ये कहा गया है कि कुंडली में लग्न लग्नेश बलवान होना चाहिए। क्यों? लग्नेश कुंडली का चालक है, ड्राइवर है, और जब लग्नेश ही नीच हो गया तो बचा क्या। लेकिन अपने अपने कर्मों के आधार पर सभी प्राणियों को जन्म मिलता है, तो लग्नेश नीच भी आता है। हम विचार करेंगे प्रत्येक लगन का, अब वो स्वास्थ्य से संबंधित में क्या परेशानी दे सकता है। पहले हम विचार करें मेष लगन। मेष लगन का स्वामी मंगल होता है, और चतुर्थ भाव में वह नीच राशि का हो जाता है। चतुर्थ भाव हमारी छाती फेफड़ों से संबंध रखता है, हृदय से संबंध रखता है, उससे संबंध में परेशानी आ जाती है। लग्नेश नीच का चतुर्थ भाव में होने के साथ साथ अगर पाप प्रभावित हो तो और भी समस्या बढ़ जाती है। अब बात करते हैं यहां पर वृषभ लगन, यहां पर अगर 2 राशि हो, तो 2 राशि अगर यहां पर लगन में हो तो पंचम भाव में कन्या राशि आएगी, और लग्नेश कन्या राशि में होगा तो नीच राशि में होगा, और कन्या राशि में पंचम भाव में पेट, लीवर, गुर्दे आदि का स्थान है, उनसे संबंधित परेशानी आ जाएगी। अब बात करते हैं मिथुन लगन। यहां पर अगर 3 लिखा हो तो 3 के भी स्वामी बुध है, मिथुन लगन के भी स्वामी बुध है, और बुध 10वें भाव में नीच राशि का आ जाता है। कैसे? देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जब यहां पर मिथुन लगन होगा तो 10वें भाव में मीन राशि होगी, और बुध मीन राशि में नीच का हो जाता है। और जब मिथुन लगन का स्वामी बुध नीच राशि में होता है तो वह घुटने मांसपेशियों से संबंधित परेशानी दे देता है। अब बात करते कर्क लगन की। यहां पर अगर कर्क लगन हो, कर्क लगन का स्वामी चंद्रमा होता है, और पंचम भाव में अष्टम राशि वृश्चिक राशि आएगी, वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है। तो वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा नीच का होता है तो हृदय, छाती, फेफड़ों से संबंधित परेशानी दे देता है। अब बात करते हैं कन्या लगन की। अगर यहां पर कन्या लगन हो तो कन्या लगन वाले का बुध लग्नेश ही होता है, लेकिन सप्तम भाव में मीन राशि आती है, सप्तम भाव में मीन राशि में नीच का हो जाता है, और उसको गुप्त अंगों से संबंधित परेशानी आती है। अब बात करते हैं यहां पर तुला राशि हो, यानी 7 राशि हो, शुक्र। अब यहां पर अगर तुला राशि होगी तो शुक्र की नीच राशि द्वादश भाव में यहां पर होगी, कन्या राशि में नीच राशि का हो जाता है,
तुला लगन में, और उसको नेत्र रोग जैसी, तलो जैसी बीमारी वो उसको दे देता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि। यहां पर वृश्चिक राशि हो तो वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल है, और नवम भाव में कर्क राशि में वो नीच का आ जाता है, तो जंगा आदि में परेशानी दे देता है। अब बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि, यहां पर अगर धनु राशि होगी, धनु राशि के स्वामी गुरु है, और वह द्वितीय भाव में मकर राशि में नीच का हो जाता है। वाणी विकार, नेत्र रोग से वो संबंधित परेशानी दे देता है। अब बात करते हैं मकर राशि। अगर यहां पर 10 होगी तो मकर राशि होगी। मकर राशि के स्वामी शनि है, मकर राशि के स्वामी शनि है, और वो चतुर्थ भाव में मेष राशि में नीच के हो जाते हैं। हृदय, छाती, फेफड़ों से संबंधित वो परेशानी दे सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि। यहां पर अगर कुंभ राशि हो तो कुंभ राशि के स्वामी भी शनि होंगे, और तृतीय भाव में मेष राशि आएगी, उसमें बंद कान, गला आदि की समस्याएं दे सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि। यहां अगर मीन राशि होगी, मीन राशि के स्वामी फिर गुरु होते हैं, और वह एकादश भाव में मकर राशि आती है, और उसमें अगर होगा नीच राशि में तो कंधे, कान, गले आदि में परेशानी दे देती है। ये नीच लगन का प्रभाव मैंने 12 राशियों के जो 7 ग्रह होते हैं, कौन सी राशि में नीच में होता है और क्या प्रमुख तौर से बीमारी होती है, विषय तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपका ज्ञान बता दूं। अब दर्शकों, अगर वो नीच लग्नेश है, किसी भी भाव में है, उस भाव से संबंधित दुख तकलीफ दे रहा है, बीमारी दे रहा है, अगर वो वापस और किसी पाप ग्रह से प्रभावित हो तो वह अशुभता या रोग और बढ़ जाता है। मैंने कई कुंडलियों में ऐसा देखा है, और बीमारियों का भयंकर रूप धारण कर लेता है। कोई भी आपका लग्नेश नीच का हो, मैं आज सभी लगन वालों के लिए एक कारगर उपाय बता देता हूं जो शास्त्र से संबंधित है। जिसका भी लगन नीच का है, उसका रत्न आप धारण कीजिए, और हरेक का यंत्र है, उस यंत्र में भी रत्न लगा करके रोजाना उसकी पूजा पाठ आदि मंत्रों का उच्चारण कीजिए। संबंधित ग्रह का, अगर मान लिया सिंह लगन है तो सिंह लगन का स्वामी तीर्थ भाव में नीच का हो जाएगा, तो सिंह राशि का रत्न धारण करें, सिंह का यंत्र पर उसका रत्न जड़वा करके उसकी पूजा आर्थिकात करें तो अवश्य फायदा होगा। दूसरा और ध्यान रखिए, जिसका नीच लग्नेश है वो उससे संबंधित अगर कोई आपको दान देता है तो दान ना लें। आपको बिल्कुल दान नहीं, उससे सम्मत लेना नहीं चाहिए, और उसका संबंधित उपाय जो मैंने बताया है वो करना चाहिए, आपको अवश्य फायदा होगा। तो ये मैंने आज आपको नीच लगन क्या क्या दोष दे देता है थोड़ा सा मोटा मोटी तौर पर आपके बात बताया। आज हम बात करेंगे ये सभी योग, केंद्र योग, नीच लग्नेश और सभी केंद्र खाली, ये संबंधित कुंडली में है, जिसका कि मैं आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूं। नीच लग्नेश का प्रभाव, सभी केंद्र खाली, केंद्र योग दुर्भाग्य का प्रतीक। जातक का जन्म 13/11/1989 89 पूर्णिमा को हुआ, भरनी नक्षत्र चरण 3 सोमवार को पैदा हुआ। जन्म के समय पर सिंह लगन उदय हुआ, सिंह लगन के 15 डिग्री विराजमान है। तीर्थ भाव में मंगल 12 डिग्री लेकर के अस्त है, और सूर्य लग्नेश नीच राशि में 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध 27 डिग्री लेकर के अस्त है। मंगल और बुध दोनों अस्त हैं। मंगल सिंह लगन के लिए कारक है, केंद्र का, त्रिकोण का स्वामी है, और अस्त है 12 डिग्री पर है। सूर्य 26 डिग्री पर है, 14 डिग्री का है। थोड़ा सा प्रभाव देगा क्योंकि मंगल 17 तक अस्त हो जाता है, तो 12 डिग्री है, और सूर्य से आप सोचिए 26 डिग्री, 14 डिग्री, थोड़ा प्रभाव देगा, पूर्ण नहीं देगा, थोड़ा सा प्रभाव देगा, अवश्य देगा प्रभाव। इसी तरह से बुध 27 डिग्री पर है, सूर्य के नजदीक है, 1 डिग्री पर है, प्रभावहीन है।
क्योंकि 1 डिग्री दूर है सूर्य से, वो बिल्कुल प्रभावहीन है, कोई प्रभाव नहीं देगा। पंचम भाव में शुक्र 13 डिग्री लेकर विराजमान है, वहीं पर शनि 16 डिग्री लेकर विराजमान है। छठे भाव में मकर राशि में राहु और नवम भाव में चंद्रमा मेष राशि में है, और एकादश भाव में गुरु 16 डिग्री लेकर विराजमान है, तो केतु 27 डिग्री लेकर विराजमान है। ये ग्रह की स्थिति रही। दर्शकों, मैं हमेशा बताता हूं कि जिस जातक का सिंह लगन है वह उसका शरीर थोड़ा सा मजबूत होगा, उसका गठित होगा, क्योंकि राजा की राशि है। उनको प्राय गुस्सा कम आता है, लेकिन आ भी जाता है तो थोड़ा सा शांत मुश्किल से होते हैं। लेकिन इन जातकों की एक इतनी अच्छी आदत है, अब जैसी परिस्थिति हो उसी में ढल जाते हैं, उनको कोई ऐसा नहीं है, और ये हर परिस्थिति से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। अनुशासन तो प्रिय होते हैं, जो राजा के आत्मविश्वासी भी अधिक होते हैं। लग्नेश सूर्य तीसरे भाव में है, तुला की राशि में है। जब तुला की राशि का स्वामी शुक्र है तो इनका स्वभाव एकदम बदली हो जाता है, बड़े मधुर स्वभाव में आ जाता है, और अपना काम ये मीठी वाणी बोल करके निकाल लेते हैं, और हर एक आदमी इनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा, नीच लग्नेश है, तुला लगन में है, भाई बहन का सुख नहीं मिलेगा, उनके पक्ष में चिंताएं रहेंगी। जब सूर्य कमजोर हो या शत्रु राशि में हो या नीच राशि में हो तो पिता के सुख में कमी आती है, कम आमदनी की प्राप्ति होती है, उसको कम आमदनी मिलती है, संघर्ष करने वाला होता है, सभी प्रकार के सुखों में कमी आती है। और नीच राशि में है, तुला राशि में है, कंधे कान गला गर्दन श्वास नली से कष्ट होने की बात आती है। जब लग्नेश ही नीच हो गया तो मैंने पहले ही बताया, तो बचा क्या, क्योंकि लग्नेश तो कुंडली का संचालक है, लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। जब लग्नेश ही नीच हो गया तो क्या क्या जाए। यह सिंह लगन की कुंडली है। ऐसे जातक को सूर्य के यंत्र में माने की रत्न जड़वाकर और विधिवत सूर्य के मंत्र पाठ आदि कोई ना कोई करते रहने चाहिए। नीच ग्रह का कभी दान उसको देना नहीं चाहिए, दान देना चाहिए, दान लेना नहीं चाहिए नीच ग्रह का किसी से भी। दर्शकों, बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी और नवम भाव में है। मानसिक उसका मानसिक बल कमजोर होगा, भाग्य में अड़चने आएंगी। मंगल नवम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, तृतीय भाव में अस्त है। मंगल अस्त है, भाई बहन दुख होगा, रोग शत्रुओं पर प्रभावी होगा। मकर राशि को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से अपने भाग्य को देख रहा है, भाग्य को उन्नति करने का प्रयत्नशील रहेगा। अष्टम दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, थोड़ा दसम भाव में भी प्रभाव देगा, क्योंकि मंगल दसम भाव के लिए दिग्बली माना जाता है। अब बात करते हैं बुध की। बुध आमदनी के भाव का स्वामी है, वित्त भाव का स्वामी है, बिल्कुल अस्त है, कोई प्रभाव नहीं दे रहा, बुध की तरफ से कोई प्रभाव नहीं है। तो अगर बुध को समझते हैं तो धन और कुटुंब में परेशानी, आमदनी में दिक्कत वाली बात आ जाती है। गुरु सिंह लगन के लिए पंचम भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी एकादश भाव में है। आमदनी के पक्ष में थोड़ा सफलता देगा। पंचम दृष्टि से तृतीय भाव को देख रहा है, भाई बहन के समय मतभेद रहेगा। सप्तम दृष्टि से संतान शिक्षा को देख रहा है, अच्छा सुख देगा, अच्छी शिक्षा होगी, संतान भी सुख देगा, और ऐसा जातक धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। गुरु शुक्र को भी देख रहा है, शुक्र कोई बलवान दे रहा, अच्छा मिल रहा, धनु राशि में है, अच्छा दे रहा है। शनि को भी देख रहा है, शनि धनु राशि में, गुरु देख रहा है, ये सारे अच्छे ऊपर उठने के गुरु दे रहा है। लेकिन नीचे दबने के तो कारण ही और है, गुरु तो मेहनत कर रहा है। इनको अपनी राशि में है, शुक्र को भी चरित्रवान बना रहा है, और शनि भी देख रहा है, सप्तम भाव का स्वामी है, साधारण तौर पर बोलो उसको जीवन साथी का सुख भी अच्छा मिल रहा है। नव दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, कुंभ राशि है, त्रुटिपूर्ण देगा, कोई बात नहीं, अच्छा ही सुख मिलेगा, उसमें दिक्कत की वाली बात नहीं। अब बात करते हैं शनि की।
शनि छठे भाव का सप्तम भाव का स्वामी है और पंचम भाव में है। विद्या संतान के पक्ष में परेशानी देगा, क्यों? छठे भाव का भी स्वामी है। छठे भाव का स्वामी होने के कारण विद्या उसमें देगा, पिता से थोड़ा सा मतभेद रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पर है, जीवन साथी से मधुरता रहेगी। सप्तम दृष्टि से आमदनी के भाव को देख रहा है, कुछ ना कुछ आमदनी के लिए प्रयत्नशील रहेगा। और दसम दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहा है, धन की कुटुंब की थोड़ी बहुत उसको सहायता देगा। परंतु यहां पर क्या देगा, एक मुझे जब हम पढ़ते थे उसकी बात याद आ गई कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। अगर हम स्वयं कुछ करते हैं तो भगवान भी हमारा सहारा लगाता है। लेकिन ये बुध तो कुछ कर ही नहीं रहा है बेचारा, शनि और बाकी कहां से करेंगे? वो भी ग्रह, उसका भी कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। जो संबंधित ग्रह उसका फल नहीं दे पा रहा है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। यूं तो हैंड टू माउथ रहने वाली बात है, खाना तो एक गरीब आदमी को भी मिलता है। बात करते हैं राहु की। राहु छठे भाव में है, शत्रु पर सफलता मिलेगा, नन्हान पक्ष से हानि होगी। पंचम दृष्टि से व्यवसाय भाव को देख रहा है, थोड़ा सा देगा। सप्तम दृष्टि से खर्च के भाव को देख रहा है, खर्चा भी अधिक होगा। और नवम दृष्टि से कन्या राशि को देख रहा है, किसी ना से किसी तरह से उसको धन में मदद करेगा, क्योंकि कन्या राशि के लिए राहु बलवान है। शामदेव धन में किसी भी तरह से उसको धन की थोड़ी बहुत पूर्ति अवश्य करेगा। बात करते हैं केतु की। केतु द्वादश भाव में है, खर्च से परेशान रहेगा, कठिनाई पर विजय पाएगा। पंचम दृष्टि से सुख भाव को देख रहा है, सुख नसीब में नहीं होगा। रोग शत्रु भाव को देख रहा है, समझ करेगा। और नव दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहा है, कष्टों का वातावरण बन देगा। ये मैंने कुंडली का बताया। जातक अभी राहु की महादशा चल रही है 5/1/2022 से 5/1/2040 तक। दर्शकों, इस जातक से हमारी कल ही मुलाकात हुई थी। हमने इसको कहा कि बेटा आपको हम वीडियो के थ्रू समझाएंगे और ताकि बाकी भी लोग उसको ऑब्जर्व लेंगे। इस जातक ने नारायण बलि श्राद्ध भी किया हुआ है, बहुत अच्छा इसको नसीब में मिल गया, इसके मम्मी पापा ने करा दिया। लेकिन बाकी काम कौन करेगा? केम धर्म योग को हमेशा उसको देखना पड़ेगा, उसकी शांति कराते रहना पड़ेगा। और चंद्रमा के लिए और भी कुछ नहीं तो शिव जी भगवान को जरूर मदद के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ राह मिलेगी। केंद्र पूरे खाली हैं, दरिद्र का वातावरण बनेगा। कोई भी जातक जो भी दोष या शुभ योग लेकर के आता है, अपने कर्म फल से लेकर के आता है। प्राश्चित उसने कर लिया, लेकिन कारत्व कर्म जब तक नहीं करेगा, जब तक वो सूर्य भगवान की पूजा नहीं करेगा, जल नहीं देगा, तो सूर्य भगवान मंगल और बुध का पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अस्त है। प्राश्चित कर लिया अलग बात हो गई, लेकिन उसके बाद उसको कारत्व कर्म तो करने पड़ेंगे, तभी उसको फल मिलेगा। जैसा बताया, सूर्य का रत्न धारण करे, सूर्य यंत्र बनवाए, उसमें मानिक लगा करके और उसके मंत्रों का उच्चारण करे, कुछ दिन में ही ठीक हो जाएगा। और चंद्रमा के केंद्र का उपाय कर ले, बाकी उसकी जीवन कुछ तो जरूर सुधर जाएगा, अवश्य सुधर जाएगा। भरा तो नहीं जा सकता, लेकिन उपाय करने से जो इस स्थिति में बालक गुजर रहा है, 2 संतान भी हो गई हैं, आगे उसकी कुछ ना कुछ राह आसान होगी। दर्शकों, मैंने आज इस वीडियो में आपको केंद्र योग के बारे में बताया। होरा शास्त्र क्या बोलता है, गर्भ मुनि क्या बोलते हैं, जातक परिजात क्या बोलते हैं, होरा शास्त्र पराशर होरा शास्त्र के 39 अध्याय में सारा वर्णन दिया हुआ। सभी केंद्र खाली है। इंद्र के घर में भी पैदा होने वाला बालक निर्भय दरिद्र योग ही भुगतेगा। जरूरत है उसको भगवान की शरण में उपाय करने के लिए, कुछ ना कुछ राह आसान होगी, कुछ ना कुछ सहनता मिलेगी और भगवान अवश्य फल देगा। नीच लग्नेश का प्रभाव मैंने आज आपको सभी लग्नों में 12 लग्न होते हैं, 12 लग्नों के 7 ग्रह स्वामी है, उनके नीच लग्न का उपाय और क्या प्रभाव देगा मोटे रूप में बता दिया। मैं समझता हूं मैंने आज आपका मार्गदर्शन, आज क्या मैं हमेशा ही आपका मार्गदर्शन
मैं शास्त्रों के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार करता हूं। और भी अच्छे बुरे योग होंगे, लेकिन जो बताया, जितना बताया उस पर भी आपने अमल किया। उस पॉइंट पे से वीडियो मेरा कोई भी हो, वो शास्त्रों के अनुसार ही है और अनुभव के अनुसार है, जो कि हमने प्रैक्टिकली रूप में देखा है। मैंने आपका मार्गदर्शन किया। आप समझते हैं कि आपको या किसी मेरे भाई को, किसी मेरी संतान को, किसी बच्चे को अगर इससे कुछ फायदा होगा, अवश्य फायदा होगा, तो फिर कहूंगा भाई आप लाइक तो करो, भाई आप शेयर तो करो, और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया भाई आप सब्सक्राइब तो करो। मैं भी आपकी तरफ देख रहा हूं, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है, और इसी प्रकार वीडियो बनाने में मुझे भी आनंद आता है, ताकि मैं आपका मार्गदर्शन इसी तरह से करता रहूं। विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट पर है, जहां प्रकाश सदोष पितृदोष पूजा की जाती है। विश्व ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है। विश्व ज्योतिष कन्या भाव के गुणमला बिना किसी शुल्क के आपके पास भेज देता है, जो आपको संपर्क करने की। फिर कहूंगा अच्छा लगा तो लाइक करो, खराब लिखा है तो भी लिखो, कमेंट्स के द्वारा आप मेरा मार्गदर्शन करो, चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।